वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर एनसीईआरटी 11th का सेकेंड चैप्टर, और इसमें हमने बैक्टीरिया स्टार्ट किया हुआ है। हमने लास्ट क्लास में बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को स्टडी किया था, कैसे ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। आइए आज बैक्टीरिया की एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखते हैं, एंड दैट इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। नाउ स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्यों? हम जानते हैं, चाहे वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो जिसने किसी दूसरे से फूड लिया है, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिसने खुद का फूड बनाया है, बट उस फूड को अल्टीमेटली उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो, और उस एनर्जी को फिर वो यूज करेगा अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए। यूकैरियोट्स में भी यही होता है। हम भी जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, सेल तक पहुंचता है, और सेल के अंदर उनका ब्रेक डाउन होता है, और उस ब्रेक डाउन के कारण एटीपी फॉर्म होती है जिससे फिर हम दिन भर एक्टिव रहते हैं। सो रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन कहां पर होता है? अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहां पर जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेल्स होते नहीं है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो फिर बैक्टीरिया में वो रेस्पिरेशन कहां होता है? मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोलिसिस होगा, लेट मी राइट हियर, इन प्रोकैरियोट्स जो ग्लाइकोलिसिस है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, वो कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। हमारे में भी ऐसे ही होता है। यूकैरियोट्स में भी ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, बैक्टीरिया में भी वही होता है। लेकिन हमारे अंदर जो क्रेब्स साइकिल है और जो ईटीएस है वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो यहां पर जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मीसोजोम पर है। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर एक लाइन में कोई हमसे पूछे तो, कि इन बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन, बताइए क्या लिखूं मैं? दे आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मीसोजोम्स। मीसोजोम्स याद है आपको बताया था बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनवर्ड इन्वेजिनेशन को हम मीसोजोम बोलते हैं। वहीं पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं और इसीलिए वहां पर रेस्पिरेशन होगा। नाउ रेस्पिरेशन के बेसिस पर दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे, और एनारोबिक मतलब जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, जो हमने सिंपल फर्मेंटेशन हम पढ़ते हैं जब मैंने आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ाया था। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, क्या बेसिस है स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन यूज्ड और नॉट यूज्ड, हम ऐसा लिख सकते हैं। बेसिस है यूज ऑफ ऑक्सीजन है या नहीं है। इस बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इफ दे आर यूजिंग ऑक्सीजन then aerobic bacteria, and if they don't use oxygen then anaerobic bacteria for their respiration. अब एरोबिक भी दो तरह के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं। सो एरोबिक मतलब यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और यहां पर लिख देंगे डू नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टली एरोबिक हैं, जिन्हें हम ऑब्लिगेट एरोबिक बोलते हैं। उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उनके एंजाइम्स ही ऐसे हैं, वो अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो वो मर जाएंगे, दे विल डाई। They cannot survive in the absence of oxygen. They must need oxygen. उन्हें हम कहते हैं, ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑब्लिगेट एरोब्स या स्ट्रिक्ट एरोब्स। ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोबिक बैक्टीरिया या एरोब्स मतलब
ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर रेस्पिरेशन, चाहिए ही चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो वो मर जाएंगे, डाई इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले एंजाइम्स ही नहीं है, उनके पास सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन वाले एंजाइम सिस्टम है। जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसी लिस्ट में आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया इसी लिस्ट में आता है, बैसिलस सबटिलिस एक्सेट्रा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वैसे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं, बट अगर कभी ऑक्सीजन की कमी है या एब्सेंस है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पर भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान देना, इन्हें आप क्या कहोगे, फैकल्टेटिव एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोबिक? देखिए, फैकल्टेटिव मतलब स्ट्रिक्टली नहीं, फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब वैसे तो एरोबिक हैं लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक की तरह बिहेव करते हैं, पर हैं क्या बेसिकली एरोबिक। तो ध्यान देना, फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब ये नहीं है कि वो एनारोबिक है और कभी कभी अगर है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन यूज करते हैं, नहीं, वो बेसिकली ऑक्सीजन को यूज करेंगे, प्रेफरेंस ऑक्सीजन है, बट अगर नहीं है देन दे कैन टर्न एनारोबिक। सो फैसिलिटी अगर ऑक्सीजन की नहीं है तो एनारोबिक टर्न होते हैं, वरना एरोबिक ही है। तो हम क्या लिखेंगे, यूजुअली एरोबिक बट टर्न्स एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मरेंगे नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, कंप्लीट डिपेंडेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो भी इनका काम चल जाता है, फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ टाइम तक कर सकते हैं। जैसे कि सूडोमोनास इसी कैटेगरी में आता है, सूडोमोनास, राइट। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन मिली तो मर जाएंगे, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाएंगे, इन्हें ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएंगे, यानी ये ऑब्लिगेट एरोब्स हैं और ये क्या हो जाएंगे, ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एनारोब्स, एनारोबिक, स्ट्रिक्टली एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दे विल डाई, सो डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रिक्टली एनारोबिक है, दे विल नॉट यूज ऑक्सीजन एट ऑल। और ये जो बैक्टीरिया है डेफिनेटली इनकी ग्रोथ स्लो होगी, क्योंकि हमें पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी फॉर्मेशन कम होता है तो इनकी स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन दे रेस्पायर ओनली एनारोबिकली। तो मैं यहां लिखती हूं रेस्पायर ओनली एनारोबिकली, ओनली एनारोबिकली, क्योंकि इनके पास में एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स नहीं है, इनके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स नहीं है, इनके पास दोनों के एंजाइम्स हैं, बट ये बाय चॉइस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, एब्सेंट है, तो ये एनारोबिक टर्न होते हैं। यहां पर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, क्लॉस्ट्रीडियम, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जो डब्बा बंद फूड, टिन फूड में बैक्टीरिया आता है, बोट्यूलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, कई बुक्स में क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई को यहां लिखा गया है जो गलत है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई भी ऑब्लिगेट एनारोब होता है। अब जैसे कि ये दोनों हैं इनके पास एरोबिक एनारोबिक एंजाइम्स, बट ये बाय चॉइस एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे अगर ऑक्सीजन है, नहीं है तो एनारोब टर्न्स होंगे। ऐसे ही फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया या एरोब्स। बताइए इसका क्या मतलब है। इसके पास भी दोनों तरह के एंजाइम्स हैं, एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन बाय चॉइस ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर कभी जरूरत पड़ी देन दे कैन यूज ऑक्सीजन। सो दे आर यूजुअली anaerobic but can turn aerobic,
जरूरत पड़ने पे, जब इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो ये ऑक्सीजन को यूज करके एरोबिक रेस्पिरेशन करके ज्यादा एटीपी बना के फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मोस्टली हमने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो वाटर को यूज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, दे आर एनारोब्स बट दे आर फैकल्टेटिव एरोबिक, मतलब है एनारोब, यूजुअली दे डोंट यूज ऑक्सीजन बट दे कैन टर्न एरोबिक एज वेल। सो यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक्सेट्रा। यहां पर प्लीज ध्यान रखिएगा, ये तो हमें याद रह जाता है कि ऑब्लिगेट एरोब मतलब जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाएंगे, एनारोबिक नहीं कर सकते। ऑब्लिगेट एनारोबिक भी याद रहता है, जो सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर सकते हैं, दे कैन नॉट बिकम एरोबिक। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों के पास दोनों तरह के रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं, बट फैकल्टेटिव एनारोब मतलब वैसे एरोबिक है, जरूरत पड़ने पे एनारोबिक हो रहा है, और फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब वैसे एनारोबिक है, जरूरत पड़ने पर एरोबिक हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोसोम्स पर। ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल भी हो रहा है, लेकिन एंजाइम्स कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोसोम्स पे। आप इसको नोट करिए और फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल मोड में भी मोस्ट कॉमन होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है फेवरेबल कंडीशंस में। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट सप्लाई है सफिशिएंट डिवाइड करके डॉटर सेल्स के लिए, जब टेम्परेचर एकदम अप्रोप्रिएट है, जब मॉइस्चर एकदम अप्रोप्रिएट है, यानी बहुत गर्मी नहीं है बहुत ठंड नहीं है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट कंडीशंस है, सूखा नहीं है ड्राई कंडीशंस नहीं है, उन कंडीशंस में हम मतलब जो बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन मोड। लेकिन मान लीजिए कि कभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, न्यूट्रिएंट की कमी है, स्पेस की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, बहुत ड्राई है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, ऐसे टाइम पर अगर एक बैक्टीरिया ने बाइनरी फिजन से डिवाइड करके डॉटर बैक्टीरिया बनाए भी, तो वो डॉटर बैक्टीरिया तो इस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो वहां पर बैक्टीरिया कैसे अपने आप को बचाएगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वो भी हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आइए अब हम लिखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दो तरह का रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स। पहला एसेक्सुअल, लेट्स राइट हियर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब यहां पर जो मोस्ट कॉमन मोड है, दिस इज मोर कॉमन, और इसमें से भी मोस्ट कॉमन है बाइनरी फिजन। तो एसेक्सुअल में मैं फर्स्ट लिख रही हूं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। नाउ बाइनरी फिजन का मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है, वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे टूट के। सो फिजन मतलब ब्रेक होना, और बाइनरी मतलब टू, वन पेरेंट से टू डॉटर सेल्स। सो लेट मी राइट हियर, दिस इज मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसी मोड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेन मोड। नाउ फेवरेबल कंडीशंस में इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है। सो अकर्स इन फेवरेबल कंडीशंस। अब मैं यहां लिख नहीं रही हूं स्टूडेंट्स, बट अब आप जानते हो फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है appropriate nutrition, appropriate moisture, optimum temperature, etc. So in favorable conditions. Now, one parent cell will give rise to two daughter cells. So one parent bacterium या parent cell gives rise to two daughter cells. Two daughter cells. तभी बाइनरी फिजन बोला है। Now, यहां पर जो बाइनरी फिजन है
वो ए माइटोटिक टाइप का होता है, मतलब यहाँ कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। हम जानते हैं माइटोसिस में, मियोसिस में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं और उस कारण से डिवीजन होता है क्रोमोसोम्स का। सो यहाँ पर इट इज ए माइटोटिक टाइप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ए माइटोटिक टाइप, दैट इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया है, बहुत फटाफट इससे रिप्रोडक्शन होता है। ई कोलाई की बात करें जैसे, तो ऑलमोस्ट हर 20 मिनट्स में 18 to 20 मिनट्स में बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है, 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। सो वेरी वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इट इज वेरी फास्ट रिप्रोडक्शन, फास्ट प्रोसेस है। कैसे होता है बाइनरी फिजन, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले सपोज करिए कि ये पेरेंट सेल है, लेट्स सपोज ये पेरेंट बैक्टीरिया है, राइट। सो बैक्टीरिया है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है, ये सेल वॉल हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, वो हम बना नहीं रहे हैं। ये इसका जीनोम है, यानी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और हमें पता है कि जो जीनोम है वो हमेशा किससे जुड़ा रहता है स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मीसोजोम है, सेंट्रल मीसोजोम। हमने ये सब कुछ पढ़ा है। सो ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है मीसोसोम और ये है बैक्टीरियल डीएनए, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं या जो है न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, आपको 1 से 2 बनाने हैं। ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल या पेरेंट बैक्टीरिया, तो आपको 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं और दोनों में सेम डीएनए भेजना है। जैसे मेरे पास एक पेज है, मुझे उस पेज को, उस पर कुछ लिखा हुआ है, नोट्स हैं, वो मुझे मेरे 2 स्टूडेंट्स को देना है, तो मैं कोई आधा फाड़ के थोड़ी ना दूंगी, तो मैं यहाँ थोड़ी ना कोई सेप्टम बना दूंगी, मुझे उसकी फोटोकॉपी करानी पड़ेगी और फिर मैं दोनों को दूंगी। तो ऐसे ही सबसे पहले फोटोकॉपी होगी। फोटोकॉपी मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। सो फर्स्ट स्टेप होगा डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की 2 कॉपीज बनेंगी सबसे पहले। सो अब सपोज करिए कि ये वही सेल वॉल है, मेरा थोड़ा सा बन रहा है, ये हो गया, और अब इसकी 2 कॉपीज बनेंगी। तो सपोज ये एक कॉपी है और इसी टाइम पर इसकी दूसरी कॉपी भी बनने लग गई। कैसा लग रहा है ये, ऐसा थीटा, इसीलिए इसको थीटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, थीटा मोड ऑफ बाइनरी फिजन या थीटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो अब मैं दूसरी कॉपी को दूसरे कलर से बना देती हूँ। ये डीएनए रेप्लिकेट कर गया, ये डीएनए एक मीसोसोम से अटैच्ड है, ये मीसोसोम से अटैच्ड है, तो अब सेकेंड को भी मीसोसोम चाहिए, तो यहां पर भी एक मीसोसोम क्रिएट होगा। सो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ मीसोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ मीसोसोम, यानी एक और मीसोसोम बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि जीनोफोर जो है, जो न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का, वो मीसोसोम से अटैच रहता है। सो यहां पर क्या हुआ कि ये सपोज बैक्टीरियम है। अब सिचुएशन क्या है, मैं इसे ऐसे ऐसे ना बनाकर नॉर्मल सर्कल बनाती हूँ। ये एक मीसोसोम है, ये एक और मीसोसोम हो गया, इससे अटैच्ड है एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और इससे भी अटैच्ड है एक। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स सेप्टम बनना शुरू होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना शुरू होगा, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कंस्ट्रिक्शन आएगा इस तरह से। फिर धीरे धीरे ये सेल वॉल जो है ये भी बनना शुरू हो जाएगी, ऐसे सेप्टम बनाएगी। यानी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में सेप्टम एंड वॉल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन बिटवीन 2 डॉटर सेल्स, बिटवीन 2 डॉटर सेल्स, और फिर ये डीपन हो जाएगा। So followed by deepening, deepening of septum। और जब ये गहरा होता जाएगा स्टूडेंट्स, ये गहरा होता गया, सो धीरे धीरे देखिए ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, ये इसकी सेल वॉल बन जाएगी, इधर इसकी सेल वॉल बन जाएगी। यानी कि अब ये 2 सेपरेट बैक्टीरिया बन गए। ये एक डॉटर सेल और एक ये डॉटर बैक्टीरियम, ये इसका मीसोसोम और ये इसका। सो 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बने जो एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे की, क्लोन्स हैं ये।
और यहाँ पर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये ए माइटोसिस टाइप का है, तो रटना नहीं है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मीसोसोम डुप्लीकेट करेगा, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना शुरू होगा, सेप्टम बनेगा, सेल वॉल फॉर्म होगी और ये डीपन करेगा और इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। सो दिस इज अबाउट बाइनरी फिजन, और ये फेवरेबल कंडीशंस में हो रहा है जब सब कुछ बढ़िया है, बहुत फास्ट है और बहुत तेजी से ग्रो करेगा। जैसे कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि अगर एक ग्लास है जो 15 मिनट में 15 मिनट्स में 1/4 फिल होता है 15 मिनट्स में, तो वो फुल कितने मिनट्स में भरेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस ग्लास में 1/4 बैक्टीरिया फिल है 15 मिनट में। हर 1 मिनट में अगर बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, सो अगले ही मिनट ये डबल हो जाएगा, यानी 1/4 की जगह हाफ हो गया। ये सपोज इतना बड़ा है, 1/4 की जगह हाफ हो गया अगले ही मिनट, यानी कि हाफ हो जाएगा 16 मिनट्स में, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया डुप्लीकेट करेंगे तो हाफ भर गया। और फिर अगेन अनदर मिनट में, अगले मिनट में ये सारे डबल हो जाएंगे तो ये फुल भर जाएगा, तो फुल भर जाएगा 17 मिनट्स में। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड कि 30 मिनट्स में 1/4 भरा हुआ है और एवरी मिनट बैक्टीरिया डबल होते हैं, तो हाफ कितनी देर में भर जाएगा? 31 मिनट, 31 मिनट बाद, फुल 32 मिनट्स बाद। सो एवरी 1 मिनट में डबलिंग हो रही है, सो 1/4 से हाफ अगले मिनट में, उसके अगले मिनट में फुल। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट बाइनरी फिजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल, उसमें भी सबसे कॉमन बाइनरी फिजन, बट वो सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में वर्क करता है स्टूडेंट्स, अनफेवरेबल में नहीं। क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में अगर इस तरह से डिवीजन हुआ और अगर डॉटर सेल्स बने भी तो वो डॉटर सेल्स सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, और अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर इस डिवीजन का मतलब ही क्या रह जाएगा? ये तो सारा वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा। ये ए माइटोटिक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? मैं इसको भी हटा देती हूं। तो वहां क्या करें जब अनफेवरेबल कंडीशन है? मैं यहां एक पॉइंट और लिख देती हूं, थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो थीटा जैसा दिखता है, वो थीटा सिंबल जैसा। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो फरो बनती है ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। अगर इस तरह से बैक्टीरिया है, सपोज ये उसका मीसोसोम है, ये उसका डीएनए है, तो यहां पर सेकेंड डीएनए बनेगा मीसोसोम के साथ, राइट? और फरो ऐसे बनती है, मतलब मोस्टली ट्रांसवर्स होता है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं मोस्टली ट्रांसवर्स। हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, यूग्लिना में या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, फरो लंबाई में लॉन्ग एक्सिस में बनती है, बट यहाँ पे ट्रांसवर्स बनता है। पैरामीशियम में भी ऐसा होता है। चलो एनीवेज, सो दिस इज अबाउट बाइनरी फिजन। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। फेवरेबल कंडीशंस में होता है, मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, और थीटा मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इसमें मिलता है। अब अगर सपोज करिए अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो वहां पर होता है स्पोर फॉर्मेशन, या जिसे कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, अब इसका क्या मतलब है समझिएगा। दिस अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशंस। बाइनरी फिजन फेवरेबल एंड दिस अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल मतलब, मैं लिख नहीं रही हूं, यहां लिख लेते हैं। अनफेवरेबल का मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खाने की कमी है, या एक्सेसिव हीट, बहुत गर्मी है, हाई टेम्परेचर्स हैं, या बहुत ठंडा है, -40, -50, -60 डिग्री सेल्सियस, एक्सेसिव कोल्ड है, या कोई केमिकल्स हैं आसपास, ऐसे कोई एंटीबायोटिक्स डाली गई है जिसमें अगर इन्होंने रिप्रोड्यूस करके डॉटर सेल्स बनाए तो जो है वो मर जाएगा जो डॉटर सेल्स हैं। सो रेजिस्टेंट टू एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का अगर एक्सपोजर है, हीट का, कोल्ड का, एक्सेट्रा, ड्राइनेस का, सूखा है, पानी कम है, ड्राइनेस एक्सेट्रा।
क्या होता है समझिएगा स्टूडेंट्स। क्या रहता है इसमें, ये बेसिकली इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला, मतलब एक से दो नहीं बनने वाले, एक से एक ही बनेगा, एक बैक्टीरियम से एक ही बैक्टीरियम बनेगा। तो फिर रिप्रोडक्शन क्या है इसको समझते हैं। यहाँ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ये एक बैक्टीरिया है, ये कोई एक बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है, राइट, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, मैं ऐसा बना देती हूँ, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये मीजोजोम है, सेंट्रल होगा ऑफ कोर्स। पहले क्या होता है, चलो सेंटर में ही बनाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये मीसोजोम है और ये जेनेटिक मटेरियल है। अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके बाइनरी फिजन से ये क्या करेगा, ये जैसे ऐसा है, इसने अपने डीएनए को डिवाइड किया, एक डीएनए तो यहां आ गया और एक ये इधर चला गया, ये डीएनए कोर सेंटर में, और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेप्टम बन जाएगा इस तरह से, ऐसे। अब एक जो पार्ट है वो इधर का सारा न्यूट्रिशन यहां ले लेगा, सारा न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो वन पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो यहां के जितने इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं वो सब इधर इकट्ठा कर लेगा, जो उसको जरूरी है वो सब कुछ, और ये सेल खत्म हो जाएगा क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, राइट। ये मैं आपको समझा रही हूं होता कैसे है, यानी कि क्या सिचुएशन रह जाएगी कि यहां पर अब ये बीच में क्या क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आ गया, इसके साथ आरएनए आ जाएगा, कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगे, लिपिड्स आ जाएंगे, कुछ आयंस आ जाएंगे, मैग्नीशियम वगैरह, ये सब कुछ आ जाएगा एक्सेट्रा। इस बीच के हिस्से को बोलते हैं कोर। इस कोर के चारों तरफ कुछ साइटोप्लाज्म भी होगा, ये साइटोप्लाज्म है, और इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं अपन, सो ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके चारों तरफ सेल वॉल भी आ जाएगी, एक का तो डिवाइड हो चुका है, दूसरे के चारों तरफ जो भी है, तो एक मोटी सी ये सेल वॉल आ गई है। ये इतनी मोटी बनती है, और हमें पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन्स, बहुत मोटी, इसे कॉर्टेक्स कहने लग जाते हैं, लाइक दिस। सो कोर के चारों तरफ कौन सा पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है, बेसिकली ये किसका बना है स्टूडेंट्स, पेप्टाइडोग्लाइकन्स का। तो कोर है, कोर के चारों तरफ कोर वॉल है जिसमें बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लस साइटोप्लाज्म है, और फिर कॉर्टेक्स है, और फिर कॉर्टेक्स के चारों तरफ एक और मोटी थिक हार्ड रेजिस्टेंट वॉल बन जाती है इस तरह से, एक और, इसे कहते हैं स्पोर की वॉल। ये स्पोर है स्टूडेंट्स, अब ये स्पोर बन रहा है, ये स्पोर की वॉल है, सो दिस इज स्पोर वॉल। और फिर इसके चारों तरफ एक और स्ट्रॉन्ग थिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसे एक्सोस्पोरियम कहते हैं, लाइक दिस, दिस इज एक्सोस्पोरियम। अब ध्यान से समझिएगा, ये स्पोर है, स्पोर मतलब इस बैक्टीरिया का डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, सारा न्यूट्रिशन इसमें आ गया, और इसने अपना वाटर पूरा लॉस कर दिया, क्योंकि वाटर लॉस हो जाएगा तो एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे, तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, और हम चाहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी रिड्यूस रहे। प्लस ये जो इसकी कॉर्टेक्स की दीवार है और जो स्पोर वॉल है, ये सब बहुत थिक है और ये रेजिस्टेंट है स्टूडेंट्स, हीट के लिए, कोल्ड के लिए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना इसे स्पोर कहते हैं, और ये बैक्टीरिया के अंदर बना है, इसे एंडोस्पोर कहेंगे। ये है एंडोस्पोर। डिवीजन नहीं हुआ, वन से वन ही बना है, और ये एंडोस्पोर उस अनफेवरेबल कंडीशन में सालों तक पड़ा रहेगा। जब मैं सालों तक बोलती हूं यानी लाखों साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बैक्टीरिया के स्पोर्स एज इट इज एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, अगर इन्होंने बाइनरी फिजन किया, तो जो डॉटर सेल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
स्पोर तो सरवाइव कर रहा है पर डॉटर सेल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? यानी कि ये जो एंडोस्पोर है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, क्या ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है? नहीं, इट एक्ट्स एज रेस्टिंग स्ट्रक्चर या पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है। ये उस बैक्टीरिया को सिर्फ जिंदा रख रहा है स्पोर के फॉर्म में, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट लाइक अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 10 लाख साल बाद, जब भी डिपेंडिंग अपॉन स्पोर कितना टाइम तक वो स्पोर अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, जब भी ये फेवरेबल कंडीशन आएगी, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ऐसा लिख देती हूं मैं, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ये स्पोर जो है ये अपनी इस वॉल को ब्रेक करेगा, एक्सोस्पोरियम को, स्पोर की वॉल को, कॉर्टेक्स को ब्रेक करेगा, और ब्रेक कर कर अब ये बाइनरी फिजन करेगा, और सॉरी बाइनरी फिजन नहीं करेगा, ये एक वॉल को तोड़ के, और बैक्टीरिया तो है ही, ये बैक्टीरिया ही तो है ये बेसिकली, it will become a new bacterium and it will start living its life independently. So favorable conditions return होने पर it will break its wall. Wall मतलब यही exosporium, spore wall, इन सबको break करेगा, break its wall and it becomes new bacterium. कितने बैक्टीरिया बनेंगे बताइए? एक स्पोर से एक बैक्टीरिया, वन न्यू बैक्टीरियम। तो वन बैक्टीरियम यहां था पेरेंट, इससे वन एंडोस्पोर बना, उस वन एंडोस्पोर से वन न्यू बैक्टीरियम बना। तो एक्चुअली क्या यहां पर वाकई में रिप्रोडक्शन हो रहा है? रिप्रोडक्शन मतलब 1 से 2 नहीं हो रहे हैं, 1 से 1 ही बन रहा है। फिर भी हम इसे रिप्रोडक्शन में क्यों लिख पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये बैक्टीरिया मर जाता या आगे कंटिन्यू ही नहीं करता, फिर ये बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होगा क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस आ गई और फिर 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे। सो यहां पर इट इज एक्टिंग एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अब हम लिख सकते हैं कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में जो एंडोस्पोर्स हैं, अब मैं लिखती हूं यहां पर कि जो एंडोस्पोर्स हैं, they are this resistant to heat, cold, high temperature, low temperature, UV rays, chemicals, lack of nutrients, इन सब के लिए they are, इसको भी हटा देते हैं, they are resistant to all these conditions, minus can survive -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर +100 डिग्री सेल्सियस तक ये स्पोर्स सालों तक जिंदा रह सकते हैं। अब ऐसा क्यों ये इस तरह से सरवाइव कर पाते हैं? क्यों पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसके पास में जब बहुत लो टेम्परेचर होता है तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है। बट इसके पास में, इसकी कोर में, कॉर्टेक्स में एक केमिकल है जिसका नाम है डाइपिकोलिक एसिड या डाइपिकोलेट। वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है तो कैल्शियम डाइपिकोलेट, वो इन एंजाइम्स के डीनेचरेशन को प्रिवेंट करता है, बचाता है। और एंजाइम्स के टूटने को, प्रोटीन के डीनेचुरेशन को क्वागुलेशन बोलते हैं। ये क्वागुलेशन होने से रोकेगा, यानी ये एंटी क्वागुलेंट है। तो आप कंफ्यूज मत होना, हम हमारे लेवल पर एंटी क्वागुलेंट क्या जानते हैं? जो हमारे ब्लड में, खून में थक्का बनने से रोकता है। जैसे हेपारिन हमारे ब्लड का नेचुरल एंटी क्वागुलेंट है। यहाँ कोई ब्लड की बात नहीं करने, यहाँ वो प्रोटीन के, एंजाइम्स के डीनेचुरेशन को रोक रहा है ताकि एंजाइम्स एक्टिव बने रहें। भले ही अभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, वाटर कम है, अनफेवरेबल कंडीशन है, वो एक्टिव नहीं है, पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आए, वो एंजाइम्स जो हैं, भले ही वो इतने हाई टेम्परेचर को एक्सपोज्ड हैं, फिर भी वो डीनेचर ना हो और फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होने पर एक्टिव हो जाएं और फिर से बाइनरी फिजन परफॉर्म कर दें। सो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी कोएगुलेंट एक्टिविटी किसके कारण है? कौन है एंटी कोएगुलेंट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज कैल्शियम डाइपिकोलिनेट।
डाइपिकोलिनेट बोलिए या डाइपिकोलिनिक एसिड बोलिए। जैसे मैलिक एसिड को मैलेट बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड को सक्सिनेट बोलते हैं, डाइपिकोलिक एसिड को डाइपिकोलेट बोलते हैं। ये एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब प्रिवेंट प्रोटीन या एंजाइम, एक ही बात है, डीनेचुरेशन। तो क्वेश्चन आता है कि इसको रेजिस्टेंस एक्चुअली कौन दे रहा है? ये डाइपिकोलिनिक एसिड दे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ प्रेजेंट है? इसकी कोर में और कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। सो लेट मी राइट हियर, प्रेजेंट इन कोर एंड कॉर्टेक्स। कोर एंड कॉर्टेक्स। कोर मतलब स्टूडेंट्स ये पार्ट, साइटोप्लाज्म और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं लिख देती हूं यहां पर क्या क्या है। साइटोप्लाज्म है, कोर तो ये है सेंट्रल पार्ट जहां जेनेटिक मटेरियल है, ताकि फिर वो नया बैक्टीरिया बने जब फेवरेबल कंडीशंस आए तो जेनेटिक मटेरियल वही का वही रहे। और साथ में यहाँ पर साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये एक्चुअली ये येलो वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरह से ये पूरा कोर के आसपास है। तो क्वेश्चन आता है कि डाइपिकोलिनिक एसिड कहाँ है? या तो कहिए कोर एंड कॉर्टेक्स में है, या कहिए साइटोप्लाज्म में है और सेल वॉल में है, एक ही बात है। सो यू कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन कोर एंड कॉर्टेक्स और इन साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर एक चॉइस आएगी तो कॉर्टेक्स इज द फर्स्ट चॉइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो स्पोर्स हैं दे आर हाईली रेसिस्टेंट। एंड व्हाई? अच्छा एक चीज और, इवन अगर आप पास्चराइजेशन करोगे, पास्चराइजेशन मतलब जब हम दूध को गर्म करते हैं, मिल्क को गर्म करते हैं, तो हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं। दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें 30 मिनट्स तक हीटिंग की जाती है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए अगर एंडोस्पोर है उस मिल्क में बैक्टीरिया के, तो वो किल होंगे या नहीं? वो नहीं किल होंगे, क्योंकि ये तो 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। पास्चराइजेशन तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रहा है। तो अब मैं लिखती हूं एंडोस्पोर्स जो हैं दे आर रेजिस्टेंट टू पास्चराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्चराइजेशन। क्योंकि पास्चराइजेशन में हम कितना डिग्री पे किल करते हैं? 32.8 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं फॉर 30 मिनट्स। सो दे विल नॉट बी किल्ड। So they are resistant to all this। और इस अनफेवरेबल कंडीशन को बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा और फेवरेबल कंडीशंस आने पे वो न्यू बैक्टीरिया अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा और बाइनरी फिजन करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा। तो अगर कोई पूछे कि क्या क्या कारण है जिस कारण से ये एंडोस्पोर सर्वाइव किया है, आइए देखते हैं। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एंडोस्पोर? पहला रीजन तो क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल है। आप कहोगे मैम इतनी मोटी ताजी थिक रेजिस्टेंट वॉल है इसकी। सो लेट मी राइट हियर, थिक रेजिस्टेंट वॉल। और इसकी वॉल का पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इसकी वॉल में क्या क्या है? पहले कोर है, कोर के चारों तरफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के चारों तरफ स्पोर की वॉल और स्पोर की वॉल के चारों तरफ एक्सोस्पोरियम। ये आपको याद होना चाहिए, CCSE या ESC, ऐसे याद रख सकते हो बाहर से, ESC। इसके कारण। सेकंड, इसमें क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट जो एक एंटीकोएगुलेंट है। थर्ड, जो इसमें पानी नहीं है, लैक ऑफ वाटर है, जो डिहाइड्रेटेड है ये, राइट? सो डिहाइड्रेशन भी एक कारण है, क्योंकि अगर वाटर होगा तो एंजाइम्स एक्टिव होंगे। हम एंजाइम्स को डीनेचर नहीं करना चाहते ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आए तो वो अपने आप रिप्रोड्यूस कर सके, पर हम चाहते हैं कि वो अभी एक्टिव नहीं रहे। सो डिहाइड्रेशन या लैक ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वाटर अगर कम होगा तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लो होगी। सो लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। भाई सिंपल सी बात है, अगर कभी मान लीजिए बाहर बहुत ठंड हो जाए या बाहर अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, बाहर लड़ाई झगड़े हो जाए, तो आप क्या करते हो? आप अपने घर में चुपचाप दुपक्के पड़े रहते हो, और जब समय अच्छा हो जाता है तो आप बाहर जाके फिर अपना काम करने लग जाते हो। बस यही हो रहा है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये एंडोस्पोर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फूलेगा, वॉल ब्रेक होगी, न्यू बैक्टीरिया की तरह एक्ट करेगा और फिर बाइनरी फिशन करेगा, राइट? सो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है और एंडोस्पोर्स जनरली बैसिलस बैक्टीरिया में बनते हैं, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी सेकंड क्लास में बताया था। सो दिस अकर्स इन बैसिलाई, यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम में बनते हैं, जैसे बैसिलस है, क्लॉस्ट्रीडियम है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई के स्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर्स, टेटेनस के एंडोस्पोर्स सालों तक मिट्टी में पड़े रहते हैं और फिर जब चोट लगती है तो वो फिर कट के थ्रू हमारे बॉडी में अंदर चले जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर फिर वो जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं और फिर टेटनस डिजीज कॉज करते हैं। सो बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूजुअली स्टूडेंट्स वन बैक्टीरिया वन एंडोस्पोर बनाता है। अगर वन बैक्टीरिया मोर देन वन एंडोस्पोर बनाता तो हर एंडोस्पोर एक नया बैक्टीरिया फॉर्म कर लेता। सो ओनली सिंगल एंडोस्पोर, ये सारे क्वेश्चन है, फॉर्म्स इन वन बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, तो एक बनता है और बैसिलाई ग्रुप में बनता है जो रॉड शेप्ड है, क्लॉस्ट्रीडियम बैसिलाई इनमें बनता है, और सिंगल एंडोस्पोर बनता है और एक सिंगल एंडोस्पोर से सिंगल बैक्टीरियम बनेगा, फिर वो बाइनरी फिशन से डिवाइड करेगा। प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिख सकते हैं, इसे स्पोर वॉल भी बोलते हैं या स्पोर कोट भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जो एंडोस्पोर्स हैं, दे आर नॉट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर एक्चुअली मीन्स ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलने के लिए, ताकि जब वो निकल जाए तब फिर न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो सके बाय बाइनरी फिजन। सो इट इज अ मीन्स ऑफ पेरिनेशन एंड नॉट अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हालांकि हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, कुछ और तरह के स्पोर्स, ये सब भी बनते हैं अलग अलग, लाइक साइनोबैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे। बट जनरल अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब बाइनरी फिजन, जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन का मोड है, और साथ में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जिसमें से एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है, इट इज, अब मैं यहां लिख देती हूं, मीन्स ऑफ पेरिनेशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस के लिए रेजिस्टेंट है उस पर क्वेश्चन आता है। वन बैक्टीरियम वन एंडोस्पोर बनाता है, जैसे सपोज अगर ये एक बैक्टीरियम है तो इसमें वन एंडोस्पोर बनेगा। अब वो वन एंडोस्पोर कहीं भी हो सकता है वो साइड में हो टर्मिनल, या सेंटर में हो सेंट्रल, वो ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन वन बैक्टीरियम में वन एंडोस्पोर बनेगा, वो वाटर को लूज कर देगा, सारा खाना वाना पूरा सब कुछ इकट्ठा कर लेगा, अपने चारों तरफ वॉल बना लेगा, मदर सेल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये एंडोस्पोर सालों तक पड़ा रहेगा, फेवरेबल कंडीशंस आने पे वाटर एब्जॉर्ब करेगा, अपनी वॉल को बर्स्ट आउट करेगा और न्यू बैक्टीरियम की तरह बिहेव करेगा। नाउ दिस इज asexual reproduction in bacteria. Now let's talk about sexual reproduction. Actually students, बैक्टीरिया में sexual reproduction, true sexual reproduction absent होता है. So let me write here, true sexual reproduction absent. क्या होता है sexual reproduction? Sexual reproduction का मतलब ही होता है जहां पर गैमीट्स बने, गैमीट्स बनेंगे मियोसिस से, तो पेरेंट से डिफरेंट होंगे और फिर उन गैमीट्स का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये सब कुछ भी नहीं है। ना गैमीट्स बनते हैं, ना उनका फ्यूजन होता है, यानी कि सेक्सुअल, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। फिर भी हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, तो एक्चुअली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह रहे हैं, ये फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या ये कहें कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। समझिएगा, मतलब गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, फिर भी जीन्स, डीएनए चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। अब ये कैसे होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है, दिस कैन अकर बाय थ्री मीन्स, बाय
3 मीन्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। पहला बाय 3 मीन्स जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है स्टूडेंट, सपोज एक मीडियम है, उसमें मैंने 2 बैक्टीरिया डाल दिए। एक बैक्टीरिया ने अपना कुछ डीएनए का पार्ट उस मीडियम में डाला और दूसरे बैक्टीरियम ने उस डीएनए को अपने अंदर ले लिया और अपने ओरिजिनल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो ये जो सेकेंड वाला बैक्टीरिया है ये जेनेटिकली रिकम्बाइंड हो गया है, क्योंकि इसके पास दूसरे बैक्टीरिया का भी डीएनए आ गया। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, गैमीट वगैरह नहीं बना, बट उसकी जेनेटिक्स डीएनए जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहां पर क्या होता है, यहां पर रिसीविंग या पिकअप, पिकिंग अप ऑफ डीएनए फ्रॉम अनदर बैक्टीरियम, जिसे हम डोनर कहेंगे, ये डोनर है, बाय recipient bacterium, by recipient bacterium through medium, through surrounding medium। यहां दोनों बैक्टीरिया आपस में टच में नहीं आए, कांटेक्ट में नहीं आए, उनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है, बस मीडियम में एक ने डाला और एक ने पिक कर लिया। थ्रू सराउंडिंग मीडियम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, थ्रू सराउंडिंग मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। या हम ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट थ्रू सराउंडिंग मीडियम, राइट, फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। तो मैं यहां लिख देती हूं, और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो मोस्टली डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम या फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, यानी फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम थ्रू सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। सेकेंड में क्या होता है समझिएगा, सेकेंड में भी ट्रांसफर होगा, लेकिन यहां दोनों बैक्टीरिया कांटेक्ट में आएंगे। आपको याद है जब मैंने सेक्स पिलाई पढ़ाया था, यानी सपोज अगर ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इनके बीच में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी और उससे फिर डीएनए डोनर से रेसिपिएंट में आएगा। तो ऐसा नहीं है मीडियम में डाल रहा है और मीडियम से रेसिपिएंट पिक कर रहा है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। सो सेकेंड टाइप इज कॉन्जुगेशन। यहां पर भी रेसिपिएंट का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, मैं डिटेल्स नहीं लिख रही हूं बार बार, फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट, थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। वो दोनों टच में आ रहे हैं, फिजिकल टच में आ रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। यहां पे सराउंडिंग मीडियम था, यहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब है। और थर्ड तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों बैक्टीरिया डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कोई ट्यूब नहीं बनेगी, मीडियम से भी वो पिक नहीं करेगा, एक वायरस हेल्प करेगा। एक वायरस एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवा देगा। कैसे हम पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, यहां पर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बाय या थ्रू बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दिस इज अ वायरस। तो एक में सराउंडिंग मीडियम से डीएनए पिक हो रहा है, रेसिपिएंट के कर रहा है, एक में डायरेक्ट कांटेक्ट ट्यूब बन रही है, और एक में वायरस हेल्प करेगा। तीनों में ही एक बैक्टीरिया का डीएनए का कुछ पार्ट दूसरे में जाएगा, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं। अब जब वो डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन से, तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, यानी कि वो जो है उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया है। सो इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल बट नॉट ट्रू सेक्सुअल, क्योंकि गैमीट्स वगैरह यहाँ नहीं बन रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे।
पहले मैं ये बता देती हूँ कि किन किन साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय ये एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए लिखना, यू विल गेट मोर स्पेस। सो लेट मी इरेज दिस। तीनों साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए। सो यहां पर दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जबकि कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स, हमने पहले भी लिखा था, लेडरबर्ग एंड टैटम ने, लेडरबर्ग एंड टैटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग, लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग, दो साइंटिस्ट हैं, लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिस्कवरी हुई थी, ये हुई थी, दिस वाज जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था, डिस्कवर्ड इन, किस बैक्टीरियम में किया था जो निमोनिया कॉज करता है, यानी डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कॉन्जुगेशन की जो डिस्कवरी हुई थी वो ई कोलाई में हुई थी, डिस्कवर्ड इन ई कोलाई, हम पढ़ेंगे कैसे। और ट्रांसडक्शन की जो हुई थी वो हुई थी साल्मोनेला में, सो डिस्कवर्ड इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, राइट। सो यू प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील रीड मोर। तो आइए स्टूडेंट्स, हम ट्रांसफॉर्मेशन को आज की क्लास में स्टडी करते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रांसडक्शन साल्मोनेला मतलब साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, पूरा नाम लिख लीजिएगा, उसमें डिस्कवर हुआ था। सो लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे सराउंडिंग मीडियम से रिसिपिएंट डीएनए को पिक करेगा, डोनर कैसे उसको प्रोवाइड करेगा, ये सब कुछ कैसे फाइंड आउट किया गया था, वो सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सो पहला क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मेथड है, सीन इन मेनी बैक्टीरिया। सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। थर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड इन डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब क्या किया था इन्होंने, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन्स लिए बैक्टीरिया के। एक था, उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी है वो दो टाइप का होता है। कुछ होते हैं जिनके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, और कैप्सूल प्रेजेंट होने के कारण वो उनकी अपीयरेंस जो है, आउटर अपीयरेंस, वो स्मूथ हो जाती है, तो उन्हें स्मूथ स्ट्रेन्स कहते हैं या एस स्ट्रेन कहते हैं, एस। और कुछ होते हैं जिनके पास वो जीन नहीं होता जिससे वो कैप्सूल बने, इसीलिए उनमें कैप्सूल नहीं बनता है, एब्सेंट होता है, और इसीलिए उनकी जो आउटर वॉल है वो रफ होती है, उन्हें आर स्ट्रेन कहते हैं। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, कैप्सूल प्रेजेंट या एब्सेंट। तो रटना नहीं है, कोई कैप्सूल है तो वो स्मूथ है, कैप्सूल नहीं है तो वो रफ है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। उन्होंने ये भी देखा कि जिनमें कैप्सूल होता है वो डिजीज कॉज करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, यानी वो वायरुलेंट है या ये कहें वो पैथोजेनिक है। जबकि जिनमें कैप्सूल नहीं होता है उसे इम्यून सिस्टम आसानी से पकड़ लेता है, वो डिजीज नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो नॉन वायरुलेंट है या नॉन पैथोजेनिक है। अब उन्होंने क्या किया, इसका एक स्ट्रेन लिया S3 स्ट्रेन, और इसका एक स्ट्रेन लिया उन्होंने R2 स्ट्रेन। उन्होंने सबसे पहले एक चूहा लिया, माइस, और माइस के अंदर ये R2 वाला स्ट्रेन ऐड कर दिया, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इनटू माइस। अब मुझे ये बताइए आप कि ये चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा? ये तो डिजीज कर नहीं सकता, तो चूहा नहीं मरेगा, सो माइस लिव्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने चूहे में S3 स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया,
ये डिजीज कर देगा निमोनिया और चूहा मर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन की कहीं दूर दूर तक कोई हवा नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उनको ये समझ में आ गया कि जरूर S3 के पास कुछ ऐसा है जिससे वो डिजीज होती है और वो चूहा मर जाता है। तो उन्होंने ना इसको हीट देकर किल कर दिया, मार डाला। इसी S3 को हीट किल्ड कर दिया, S3 को। अब ये किल हो गया, ये मर गया। अगर ये मर गया और अब इसको चूहे में डालेंगे तो बताइए वो जिंदा रहेगा या मरेगा? अगर ये मर गया तो नेचुरली अब चूहा क्यों मरेगा, डिजीज होगी ही नहीं, तो चूहा अभी भी जिंदा रहा। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे मैम उन्होंने हीट किल्ड R2 क्यों नहीं दिया? इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो लाइव है तो भी चूहे को जिंदा रख रहा है, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं थी हीट किल्ड देने की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक S3 जो हीट किल्ड है वो लिया और R2 लाइव लिया, ये लाइव वाला लिया, किल नहीं किया इसको, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में इस चूहे के अंदर डाला। अब हमारी अभी तक की नॉलेज के अकॉर्डिंग चूहे को मरना चाहिए था या जिंदा रहना चाहिए था, ये बताइए। आप क्या बोलोगे? देखिए R2 वाला तो मार नहीं सकता क्योंकि ये तो नॉन पैथोजेनिक है, और S3 वाला भी नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि ये हीट किल्ड है। तो हमारे अकॉर्डिंग माइस को जिंदा रहना चाहिए था, पर वो चूहा मर गया, ये माइस मर गए, और यहां उनके दिमाग में घंटी बजी, ये कैसे हो गया? अभी तक तो सही चल रही थी नॉलेज, ये कैसे हो गया? फिर उन्होंने इस माइस में जो मर गया है इसमें से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, तो उन्होंने देखा कि इस माइस के अंदर कुछ तो लाइव R स्ट्रेन्स हैं, R2, और कुछ जिंदा S3 हैं, लाइव। ये कैसे हो गया? S स्ट्रेन भी मिले और R स्ट्रेन भी मिले, ये क्या गड़बड़ हो गई? तो उन्होंने क्या प्रूफ, मतलब उन्होंने क्या इससे कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन उन्होंने ये कहा कि जरूर S3 के पास में कोई ऐसा DNA था, उन्हें नहीं पता था तब तक, DNA डिस्कवर नहीं हुआ था। DNA मतलब कुछ तो ऐसा है जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, कुछ ऐसा है जो हीट रेजिस्टेंट है, यानी जब उसे यहां किल किया भी तो वो बच गया, और वो उस मीडियम में, यानी जो भी माइस का बॉडी है, ब्लड है, उसमें चला गया और उसे पिक कर लिया इस R2 ने। ये लाइव था, जैसे ही उस चीज को पिक किया, ये R2 के पास वो मटेरियल आ गया जिससे कैप्सूल बनता है, यानी ये जो R2 है ये अब कैप्सूल बनाने लग गया और ये कन्वर्ट हो गया S3 में। तो ऐसा नहीं है ये मरे वाले जिंदा हो गए, ये मम्मी पिक्चर नहीं चल रही है, मरे वाले जिंदा नहीं हुए, R वाले S में कन्वर्ट हो गए, राइट। सो R स्ट्रेन भी मिला, मैं स्ट्रेन लिख देती हूँ, R स्ट्रेन, आप कंफ्यूज नहीं हो, और S यानी स्मूथ वाले भी मिले, कैप्सूल बनने लग गया और उन्होंने उस चूहे को मार दिया। यानी अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या सिचुएशन है, ये एक बैक्टीरियम है सपोज, ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, राइट। ये है सपोज S3, ये किल्ड है, मरा हुआ है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो अब हम जानते हैं DNA है, सपोज ये एक पीस इसका हीट रेजिस्टेंट था, लेट्स से दिस इज हीट रेजिस्टेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बाद में स्टूडेंट्स ये फाइंड आउट हुआ था, प्रूफ हुआ था कि ये DNA है, ये इस मीडियम में आ गया, ये रहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक लाइव R स्ट्रेन के पास गया, ये R स्ट्रेन का खुद का जीनोम था, R2। इस R2 के पास में ये तो डोनर है, ये रिसिपिएंट है, इस रिसिपिएंट की वॉल में, मेम्ब्रेन में ऐसे छेद थे, पोर्स थे, जिनके थ्रू ये इसके अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद में ये इसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो गया,
और अब ये जीन जो है ये कैप्सूल फॉर्म करने लग गया। अभी तक कैप्सूल फॉर्म नहीं हो रहा था, अब क्या हुआ, ये सेम बैक्टीरिया है आर स्ट्रेन वाला, ये जीनोम है, लेकिन इसने अब क्या किया, कैप्सूल बनवा दिया। अब ये कैप्सूलेटेड हो गया, यानी ये आर किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, पैथोजेनिक हो गया। तभी तो उस माइस में से, भले वो चूहा मर गया, पर उसमें से एस स्ट्रेन के लाइव बैक्टीरिया मिले। जिनमें ऐसा हुआ वो आर एस में कन्वर्ट हो गए, जिनमें नहीं हुआ वो आर ऐसे के ऐसे रहे। उन आर ने चूहे को नहीं मारा, इन एस ने मार दिया। तो यहां समझिएगा, यहां पर ये मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम। एक ने मीडियम में अपना डीएनए डाला, जेनेटिक मटेरियल डाला, और रिसिपिएंट ने उसे मीडियम से पिक किया। इनके बीच में कोई कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनी, कोई वायरस नहीं है जो ये काम करवा रहा है। बाद में प्रूफ हुआ था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ये डीएनए है। इसको हम स्टूडेंट्स जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे क्लास 12th में जेनेटिक्स में, तब हम दोबारा बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे इसको, बट अभी तो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहां पर क्या कंक्लूजन था उनका कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल which has got transferred from S strain to R strain through the medium, and this has converted R strain into S strain, and then they have killed the mice, right? So this was the conclusion, that R strain converted into S strain यानी पैथोजेनिक बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो नहीं जानते थे कि ये डीएनए है। फिर बाद में स्टूडेंट्स 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। मैं यहां लिखती हूं एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। हम इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इन्होंने क्या किया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन्होंने प्रूव किया, प्रूव्ड दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब डीएनए है जो गया है, तभी तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं। और इससे फिर प्रूफ हुआ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए वो जीन्स हैं जो एमआरएनए और फिर प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन से वो कैप्सूल बन गया था एक्चुअली। सो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। यहां पर हमने देखा कि आर मतलब रफ मतलब कैप्सूल नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। एस मतलब स्मूथ क्यों होगा, क्योंकि एक कैप्सूल है, उसके चारों तरफ एक कंबल ओढ़ा हुआ है तो स्मूथ है। स्मूथ वाले पे कैप्सूल है, कंबल ओढ़ा हुआ है, इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाएगा, इसीलिए वो डिजीज करता है, मार सकता है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है। 2 और 3 में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। याद करने का तरीका बताती हूं, बड़ा आसान है। आर पहले आता है कि एस, आर 2 पहले आता है या 3, 2, तो आर के साथ 2, एस के साथ 3। R2 डालेंगे जिंदा रहेगा, S3 डालेंगे मर जाएगा, हीट किल्ड S3 डालेंगे जिंदा रहेगा, पर R2 के साथ S3 हीट किल्ड डालेंगे तो भी वो मर जाएगा। वो क्यों मर गया, क्योंकि इस S3 का डीएनए का कुछ पार्ट जो कैप्सूल बनवाता है वो कुछ R2 ने एक्सेप्ट कर लिया है, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं R2, और जो मटेरियल एक्सचेंज हुआ है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये ग्रिफिथ ने कहा था। और बाद में मैक्लॉयडी, एवरी एंड मैकार्डी ने प्रूव किया था कि ये डीएनए है, और इससे पता चला था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उस एक्सपेरिमेंट को भी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी बैक्टीरिया यहां पर होता R2 की जगह तो वो इसे रिसीव कर लेता? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिक होता है। रिसिपिएंट के पास ऐसे मैकेनिज्म होना चाहिए, पोर्स होना चाहिए जो डोनर के डीएनए को सराउंडिंग मीडियम से पिक कर सके, इसीलिए ये स्पेसिफिक होता है। हर रिसिपिएंट, हर डोनर का डीएनए सराउंडिंग मीडियम से नहीं उठा सकता है, राइट। इसे कहते हैं कॉम्पिटेंस ऑफ रिसिपिएंट। सो लेट मी राइट हियर दैट रिसिपिएंट बैक्टीरियम मस्ट बी competent to pick DNA from surrounding medium, DNA of donor bacteria from medium। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हर रेसिपिएंट, हर डोनर के डीएनए को मीडियम से नहीं उठाएगा।
रिसिपिएंट कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी कॉम्पिटेंट। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स 12th क्लास में, वहाँ भी हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। वहाँ ई कोलाई के अंदर हम अपना फॉरेन जीन पहुँचाते हैं, तो ई कोलाई ऐसे ही उसको पिक करता है सराउंडिंग मीडियम में। हम एक मीडियम में ई कोलाई भी छोड़ देते हैं और हमारा फॉरेन जीन भी छोड़ देते हैं, RDNA, और वो उसे पिक कर लेता है। तो वहाँ हम उस ई कोलाई को कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं, कॉम्पिटेंट ई कोलाई बोलते हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है उसे पिक करने के लिए। अगर हमने ई कोलाई की जगह कोई ऐसा बैक्टीरिया लिया जो उस DNA को पिक नहीं कर सकता है, तो फिर वो हमारा DNA उस ई कोलाई में नहीं पहुंचेगा। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो विद दिस वी कंप्लीट फर्स्ट मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। हम कमिंग क्लास में पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन क्या होता है, और फिर बहुत कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। आई होप यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट। टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।